हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, और इसमें हमारे ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना वो सब कवर हो चुके हैं। और आप लोगों को याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने स्टार्ट किया था सर्विस सेक्टर को, और सर्विस सेक्टर में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया था, और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ आते हैं ये भी हमने देख लिया था। ठीक है ना। अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो सर्विस सेक्टर को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि टूरिज्म किस में आता है, ये भी तो सर्विस सेक्टर में ही आता है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो हॉस्पिटलिटी है, और फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारे इस चैप्टर नंबर 4 का, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में आपका ये जो पूरा चैप्टर है ना, मतलब चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर नंबर 4 का। तो चलो भाई शुरू करें। टूरिज्म के बारे में हम समझते हैं। तो बच्चों ये टूरिज्म क्या होता है, बताइए टूरिज्म क्या होता है। तो सुनो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, सिंपल सी भाषा में समझो, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें अपने घर से दूर जाते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेस को देखने के लिए। ठीक है, वहां पे जाते हैं, घूमते हैं। ठीक है, कई बार तो वहां पे हम रुक भी जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, टूरिज्म कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो फॉरेनर्स है वो भी हमारे देश में आते हैं टूरिज्म पर्पज से। मतलब देखो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने के लायक हैं, तो उसी को देखने के लिए जो पर्यटक हैं, मतलब जो भी टूरिस्ट हैं, वो लोग आते हैं। ठीक है, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो आकर के क्या करते हैं, हमारे देश के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो रुक रहे हैं किसी होटल में, राइट, तो वो उस होटल का यूज कर रहे हैं, मतलब उनको वो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो टूरिज्म क्या है दोस्तों, ये एक इनकम का सोर्स है। क्यों इनकम का सोर्स है, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे घूमने जा रहे हो तो वहां पे खर्चा भी तो करोगे, पैसे भी तो वहां पे लगाओगे ना। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी का आपको भाड़ा वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। अगर आप किसी रूम में रुक रहे हो तो उसका भी किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक इनकम का सोर्स है, बराबर। तो टूरिज्म से भी मतलब हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार क्या चाहती है ना, मतलब जैसे हमारी जो सरकार है वो क्या चाहती है कि टूरिज्म जो है ना वो अच्छे से डेवलप हो, क्योंकि जितना ज्यादा टूरिज्म डेवलप होगा आप समझिए हमारे लिए उतने ही इनकम के जो सोर्सेज है ना वो बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई बाहर, मान लीजिए कोई विदेशी हमारे देश में आ रहा है टूरिज्म पर्पज से, तो आकर के वो यहाँ पे पैसे तो खर्चे करेगा, है ना, मतलब उनका पैसा हमारे देश में आएगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ताकि मतलब क्या किया जा सके, टूरिज्म को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो आइए जरा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या बातें दी गई हैं इसको लेकर के चलिए हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड टू। देखो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जो देखने लायक है। तो महाराष्ट्र क्या करता है, देखो हमारे देश के जो टूरिस्ट हैं उनको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन जो अब्रॉड के हैं फॉरेनर्स, ठीक है, उनको भी अपनी तरफ यह आकर्षित करता है। ठीक है, अब देखिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हमारा महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है देखिएगा, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। मतलब इन्होंने महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों, चलिए हम समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा कि टू मेक महाराष्ट्र लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025, यानी कि क्या करना है, महाराष्ट्र को क्या बनाना है, तो लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट है ना वो इसकी तरफ आकर्षित होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर टूरिज्म की बात आए तो महाराष्ट्र पीछे नहीं रहना चाहिए, तो इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया इस पॉलिसी के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, कितने का इन्वेस्टमेंट, 30,000, ठीक है, 30,000 के करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, ये भी इनका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा क्या करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना टू क्रिएट 1 मिलियन, देख रहे हो आप सभी लोग कितना इनका लक्ष्य है कि 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री, यानी इस इंडस्ट्री में सबको जॉब मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग MTDC के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है,
तो ये क्या है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन द स्टेट, यानी जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है इसमें इस पॉलिसी को मतलब लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक नोडल एजेंसी है, यानी हम कह सकते हैं कि ये मेन एजेंसी है जो इसकी तरफ ध्यान देती है कि कैसे इस पॉलिसी को हमारे स्टेट में लागू किया जाए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि MTDC ये ना कई प्रकार के क्या करते हैं, इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि एलोरा फेस्टिवल हो गया, एलिफेंटा फेस्टिवल हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ और चीजें हम समझते हैं। देखो MTDC इसका फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज ऑल्सो लॉन्च द स्कीम ऑफ महाभ्रमण, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है दोस्तों, महाभ्रमण, ठीक है। तो किस लिए इन्होंने मतलब लॉन्च किया, तो टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट लाने के लिए इन्होंने ये वाले स्कीम को लाया था। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, एग्रो टूरिज्म हो गया दोस्तों, विलेज टूरिज्म हो गया, उसके बाद फूड टूरिज्म, ठीक है, सफारीज, ट्राइबल लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा अंडर वन रूफ, यानी ये सब कुछ जो है ना, ये जो सारी चीजें हैं वो एक रूफ के अंदर दी जाए, ठीक है। तो इसके लिए इन लोगों ने ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, टूरिज्म के बारे में। अब यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों किसके बारे में, हॉस्पिटलिटी, ठीक है। अब ये हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या है ये आप समझिएगा। तो देखिए हॉस्पिटलिटी का मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं फॉरेन से या फिर अपने ही देश से आ रहे हैं, तो उनकी आवभगत तो करनी पड़ेगी। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी कैसे खातिरदारी करते हैं, वैसे ही अगर किसी प्लेस पे कोई टूरिस्ट जा रहा है तो वहां पे उसकी आवभगत तो होनी चाहिए ना। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटलिटी कहती है। मेहमानों को जो सत्कार दिया जाता है, खाने का इंतजाम किया जाता है, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं हॉस्पिटलिटी में। मतलब मेन बात ये है कि मेहमानों का आओ भगत करो, है ना, आप पधारे बड़ी कृपा हुई, ऐसे, ठीक है। तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं। देखो भाई ये भी इनकम का सोर्स है, क्योंकि कोई आ रहा है तो आप उसकी आवभगत कर रहे हो, तो फ्री में तो करोगे नहीं, है ना, उसके लिए तो चार्ज मतलब पैसे तो लगेंगे ना, तो ये भी इनकम का सोर्स हो सकता है, ठीक है। सो हॉस्पिटलिटी इज अ मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन अदर इंडस्ट्रीज। देख रहे हो आप सभी लोग, यानी अगर हम अदर इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो ये ज्यादा ब्रॉडर इंडस्ट्री है, ठीक है। इट हैज ग्रोन मेनी फोल्ड इन महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लोरिशिंग टूरिज्म। अब जैसे कि महाराष्ट्र में टूरिज्म बढ़ते जा रहा है तो इसकी वजह से ये वाली जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, ये कई गुना बढ़ी है। देखो मैनी फोल्ड मतलब कई गुना ये क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट, मतलब इसका मेन एस्पेक्ट क्या है जानते हैं आप सभी लोग, ये फोकस करते हैं, किसके ऊपर फोकस करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी जो हमारा कस्टमर है ना भाई वो सेटिस्फाई होना चाहिए। और सबसे मेन देखो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपका जो मेन मोटिव है ना, वैसे तो प्रॉफिट होता ही है, ठीक है, प्रॉफिट का मोटिव होना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका एक और मेन मोटिव होना चाहिए दोस्तों, जो क्या हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई है ना तो समझो फिर आपका बिजनेस चलेगा, वो बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर आगे बढ़ने के आपके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मेन फोकस क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, और इसी वजह से ये इतना आगे भी बढ़ता है, ठीक है। होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटलिटी, है ना, इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री मतलब इसका एक सेक्टर ये होटल वाला हो सकता है, होटल होता है, ठीक है। मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट कैटर टू द टूरिस्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, यानी ये बिजनेस का कौन पार्ट है भाई, तो कई फॉर्म के जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो क्या करते हैं, टूरिस्ट को कैटर करते हैं, राइट, तो वो भी इसका हिस्सा है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, एयरलाइंस हो गए, फिर मुंबई गोवा क्रूज शिप हो गया, फिर यहाँ पे फैंसियर ट्रेन जैसे कि हमारा डेक्कन ओडिसी है, ठीक है, जो मेनली किस लिए बनाया गया है जानते हैं आप सभी लोग, जो मतलब ये टूरिज्म के पर्पज से ही इसको बनाया गया है। उसमें जानते हो कौन बैठते हैं, टूरिस्ट लोग बैठते हैं, और जो भी घूमने लायक जगह है वहाँ पे वो ट्रेन लेके उन लोगों को जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट हो गए, और क्या हो गया भाई, जनरल क्या है यहाँ पे, हम कहाँ नीचे चले गए, यस, जनरल टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। तो हॉस्पिटलिटी भी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब आपको समझ में आ गया होगा भाई, फिल्म, है ना, यस। तो चलो फिल्मों के बारे में भी जरा पढ़ लेते हैं। तो इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ
फिल्म्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब मूवीज तो बनती रहती है ना। फिर महाराष्ट्र हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस, है ना। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, जैसे जो मुंबई है ना, वो समझो कि बॉलीवुड के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि महाराष्ट्र हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस। एंटरटेनमेंट सेक्टर्स ऑफ महाराष्ट्र जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जी हाँ, और देखो ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो लोगों को रोजगार भी देती है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए अलग अलग लोगों को रखा जाता है। तो ये रोजगार के मामले में भी पीछे नहीं है, ये लार्जेस्ट मतलब देखा जाए तो लार्ज नंबर में लोगों को क्या देते हैं, जॉब देते हैं, ठीक है। And Kolhapur has been a worth mentioning city for regional films. मुंबई popularly known as, मुंबई किसके लिए जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बॉलीवुड के लिए मेनली जाना जाता है ना। मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी ये स्टार को देखना है तो मुंबई आ जाओ, मुंबई में आकर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बॉलीवुड के लिए मेनली जाना जाता है। तो आपने यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या है, आज जरा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो सुन लो। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी association of individuals having common needs who join hands for the achievement of common economic interest। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बच्चों, तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी जिसकी इच्छा होती है वो उसमें शामिल होता है और जिसकी इच्छा नहीं होती है वो नहीं शामिल होता है, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसका मेंबर बनना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये ना वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। और जिनका कॉमन क्या होता है, कॉमन नीड्स होता है, हु जॉइन हैंड्स मतलब वो एक साथ आते हैं, ठीक है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। चलो, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ द कंट्री। और इसके नीचे हम जरा देख लेते, देखो इन लोगों ने कैसे हाथ मिलाया ना, तो समझो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ठीक है। आओ मूवमेंट, राइट, आओ इसके बारे में हम जानते हैं। सो cooperative movement is an effective instrument in the economic development of rural areas and improving socio-economic conditions of the underprivileged in Maharashtra। आप देखो इसका मतलब क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, यानी जो अभी भी पिछड़े एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, एंड इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड इन महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर प्रिविलेज्ड यानी क्या, जिनको प्रॉपरली सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनके लिए ये समझो कि बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो कोई नहीं। The basic nature of cooperative societies is to encourage the values of self-help, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सोलिडेरिटी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, इनका मेन जो मतलब नेचर है अगर देखा जाए, एक दो तीन चार पांच, The basic nature of cooperative societies is to encourage the values of self हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्विलिटी एंड सोलिडेरिटी। मतलब इनका जो बेसिक नेचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो क्या होता है, तो एनकरेज करना है, किसको एनकरेज करना है दोस्तों, वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प। इसका मतलब ये हुआ कि खुद की मदद खुद करनी है, ठीक है, हमें किसी की तरफ देखना नहीं, अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो हम खुद से कर पाए, ठीक है, ये इनका बेसिक नेचर होता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, इक्विलिटी है ना, इक्विलिटी लाना, एंड सोलिडेरिटी मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एकजुटता लाना, ये एकता लाना, ठीक है, तो ये इनका बेसिक नेचर होता है। And cooperative movement in Maharashtra was confined mainly to the field of agricultural credit but subsequently extended to other sectors such as, देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे महाराष्ट्र में ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है इसकी शुरुआत मेनली किस लिए की गई थी दोस्तों, तो इसलिए की गई थी एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके और भी जो सेक्टर्स है ना उसमें हमें ये कोऑपरेटिव मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ एग्रो प्रोसेसिंग में, फिर ये एग्रो मार्केटिंग में, शुगर कोऑपरेटिव्स
फिर फिशरीज कोऑपरेशन सोसाइटीज, कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज, और क्या क्या है, टेक्सटाइल है, हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर स्टोर्स, ठीक है। मतलब ये सब में भी आपको कोऑपरेटिव मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी लास्ट वाली लाइन हम पढ़ लेते हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ही बोला जा रहा है कि एज ऑन 31 मार्च 2017 देयर वर अबाउट, कितने थे भाई, 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में देखा जाए तो 31 मार्च 2017 तक, ठीक है। इस टाइम पर कितने थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो 1.95 लाख, और अगर देखा जाए मेंबर्स की बात करें तो हम कितने थे, 5.25 लाख मेंबर्स। ओके, यस एवरीवन। तो हम लोगों ने फाइनली ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा चैप्टर नंबर 4 काफ़ी बड़ा था, और ये चैप्टर में बहुत सारे हमारे टेक्निकल टर्म्स भी थे, ठीक है, जो आपके लिए नए थे। तो नए मतलब देखो, अगर आप नई चीज़ पढ़ रहे हो फिर उसको दोबारा से पढ़ोगे, एक बार फिर से पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो क्या होगा दोस्तों, जब बार बार पढ़ोगे ना तो वो चीज़ आपके लिए पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहली बार में कोई चीज़ नई लगती है ना तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, जितना समझ में आता है उतना समझने का, फिर उस चीज़ को दोबारा से पढ़ने का, ठीक है ना। तो ये चैप्टर अगर एक बार में नहीं समझता है तो वापस से देखो, वापस से इसको पढ़ो, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। एट द एंड तो आपको समझेगा ही, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा दोस्तों, ये चैप्टर में हमने पढ़ा महाराष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आओ मैं आपको ये चैप्टर फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था ना कि जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1 मई 1960 को, ठीक है। और फिर हमने देखा था यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हमने 6 देखे थे ना, यस 6 रेवेन्यू डिविजन देखे थे, जिसमें 36 डिस्ट्रिक्ट्स आते थे। फिर फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र हमने देखा, एंड उसके बाद हमने किसकी बात करी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हमने ये सारे सेक्टर्स देखे, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर यहाँ पे सर्विस सेक्टर की हमने बात करी, एंड हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट देखा, ठीक है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी प्रकार से आपके इकोनॉमिक्स के और भी चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।